हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करूंगी सिविक्स का चैप्टर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ये चैप्टर मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगी। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे जेंडर एंड रिलीजन एंड पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कास्ट। तो शुरू करते हैं जेंडर से। सो जेंडर डिफरेंसेस हमारे कंट्री में हम ऑब्जर्व करते हैं कि देयर इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। हालांकि सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, पर अभी भी हम देख सकते हैं कि मेल्स एंड फीमेल्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। अब डिफरेंस जो होता है वो बायोलॉजिकली कम बेस्ड होता है, सोशली ज़्यादा होता है। हमारा जो माइंडसेट है वो इस तरह से हमने बना लिया है कि हमने कुछ स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर दिए हैं। स्टीरियोटाइप्स कि आप जब पूरे एंटायर ग्रुप के लिए एक इमेज फिट कर देते हो, जैसे हम बोलते हैं कि नहीं लड़कियां तो होती ऐसी हैं, तो हम सारी गर्ल्स को उस कैटेगरी में फिट कर रहे हैं, तो दैट इज क्रिएटिंग अ स्टीरियोटाइप। जैसे आपने बोला कि सारी गर्ल्स मैथ्स में वीक होती है, अगर हम ये बोल रहे हैं तो दैट इज अ स्टीरियोटाइप, बिकॉज सारे बॉयज भी मैथ्स में अच्छे नहीं होते। इसी तरह से कुछ गर्ल्स बहुत अच्छी होती है, कुछ नहीं होती है, राइट लेकिन हमने कुछ रोल्स भी फिक्स कर दिए हैं, स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर दिए हैं। तो बिकॉज बेसिकली वी आर लिविंग इन अ पेट्रीआर्कल सोसाइटी। सी ये पेट्रीआर्कल सोसाइटी होती है विच इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, अ सोसाइटी दैट वैल्यूज मेन मोर देन दी वुमेन, कि जहाँ पे विमेन को वो इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती है, दैट इज मेन के बराबर नहीं समझा जाता है। जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है उसको हम बोलते हैं पेट्रीआर्कल सोसाइटी। तो हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में देयर इज पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन ऑफ वर्क। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन ऑफ वर्क से मतलब है कि जो घर का काम होता है हम अक्सर देखते हैं कि वो फीमेल्स करती है, चाहे वो खाना पकाना है, झाड़ू लगाना है, कपड़े धोने हैं, जो भी अनपेड वर्क है घर का। तो बेसिकली हाउस होल्ड वर्क कैसा वर्क होता है? अनपेड वर्क होता है। और हम ये देखते हैं कि ये वर्क अक्सर विमेन करती हैं, जबकि यही वर्क जब घर के बाहर होता है, चाहे वो सिलाई का हो, चाहे शेफ का काम हो, या टेलर, जैसे मैंने सिलाई की बात करी, तो वहां पे हम अक्सर देखते हैं कि ये काम मेन करते हैं और ये काम वो काम है जो पेड वर्क होता है। तो वाई दिस, कि घर के अंदर हमने रोल फिक्स किया कि ट्रेडिशनली यार ये तो वुमेन का ही काम है। सो दैट इज रेफर्ड टू एज सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर। तो इसको बदलने की जरूरत है कि आपस में मिलजुल के हम करें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाए, राइट। अब हम एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे। आपके सी एग्जाम्स में ये आ सकता है कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे विमेन का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हम इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, सी लोअर लिटरेसी रेट अमंगस्ट विमेन, कि जब पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो मेल्स होते हैं, बॉयज होते हैं, उनकी एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस, as of 2022, the literacy rate amongst women is only 69%, whereas it is around 83% for men. तो ये डिफरेंस क्यों है? बिकॉज हमने कुछ अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इसको वी नीड टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन। और हमने ये भी अक्सर नोटिस किया है कि जो गर्ल्स होती हैं उनमें से बहुत कम गर्ल्स को हायर एजुकेशन का मौका मिलता है, जबकि अगर बॉय है तो उसको हम पढ़ाई में अगर नहीं भी अच्छा होता है तो भी इनकरेज करते हैं कि नहीं नहीं। एंड सी आई एम नॉट सेइंग कि गर्ल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इट इज़ नॉट दैट। हमको दोनों जेंडर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल वैल्यू सोसाइटी में देनी चाहिए। नाउ उसके अलावा हमने देखा सेकेंड वे इन विच विमेन का डिस्क्रिमिनेशन होता है कि उनमें से बहुत कम विमेन हैं जो कि हाईली पेड जॉब्स में होती है। सो द परसेंटेज ऑफ विमेन इन हाईली पेड जॉब्स इज वेरी लेस। उसका वो ये कि एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, मौके नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो इसमें अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अबाउट द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। तो ये कब पास हुआ था? 1976। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट सेज कि हम एक जैसे काम के लिए दोनों जेंडर्स को इक्वल पैसा देंगे। पर अक्सर ये नोटिस किया जाता है कि विमेन को सेम काम के लिए कम पैसे मिलते हैं,
और ये केवल लेबर के लेवल पर ही नहीं होता, ये आप किसी भी एस्पेक्ट में देखो, स्पोर्ट्स में देखो, सिनेमा में देखो, बड़ी बड़ी प्लेसेस पे भी दैट विमेन आर पेड लेस एज कंपेयर टू द मेन फॉर सेम टाइप ऑफ वर्क. देन सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन. नाउ सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन क्या है कि कई बार पैदा होने से पहले ही उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है, कि हालांकि ये बैंड है कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट अलाउड नहीं हैं, पर भी इलीगली, पर फिर भी लोग इलीगली करवाते हैं. और अगर उनको पता चलता है कि ये फीमेल बेबी है तो उसको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है. तो जिसकी वजह से हमारा जो सेक्स रेशियो है वो है 919 गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बॉयज. नाउ दिस इज द एवरेज. इन सम स्टेट्स इससे भी बुरी हालत है और कुछ में इससे बेटर सिचुएशन है, वो मैं आपको भी मैप के हेल्प से दिखाऊंगी. राइट. फिर उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, कि जो घर का काम है वो समझा जाता है कि केवल विमेन ही उस काम को करती हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ पे लोग मिलजुल के काम करना चाहिए, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम है, ठीक है. तो अगर ऐसा करेंगे तो इट्स गुड फॉर एवरीवन. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेरी लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. तो हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जो विमेन का पार्टिसिपेशन है, स्पेशली इंडिया में, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है. इस पॉइंट को अभी हम आगे चलकर फिर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अलग से. नाउ लेट्स कम टू दिस मैप. मैं आपको पहले बता रही थी जैसे कि देखो ये आपको दिखा रहा है चाइल्ड सेक्स रेशो, ये आपका एज पर 2011 डेटा है. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो आपको मजेंटा कलर से दिखाई दे रहा है, तो फिर भी रेशो ठीक है, 951 एंड अबव. दैट मीन्स 951 या उससे ज्यादा गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज. सो वी कैन सी केरला में बेटर है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ एंड ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बंगाल में भी ठीक है. देन वी कम टू ग्रीन वाला एरियाज. सो ग्रीन में अगर हम देखेंगे, ये साउथ इंडियन स्टेट्स हो गए आपके, कर्नाटका है, उसके बाद आंध्रा, तमिलनाडु, ये पुराना मैप है, यहाँ पे तेलंगाना ऊपर की तरफ, इधर आंध्र प्रदेश, सो ओडिशा, वेस्ट बंगाल वगैरह में. तो हमने देखा ये इस एरिया में पर्टिकुलर 926 है 950 गर्ल्स पर 1000 बॉयज. नाउ सिमिलरली यहाँ पे आपको इंडेक्स दिया हुआ है. ये रेशो देखो पर्टिकुलरली इन एरियाज में अगर हम देखें, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे बहुत गड़बड़ है. यहाँ पे 875 या उससे कम गर्ल्स है पर 1000 बॉयज. तो हमें चाहिए कि हम ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली इन दीज एरियाज, इस रेशो को इम्प्रूव करने में हेल्प करें. नाउ लेट्स कम टू फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. सी फेमिनिस्ट वर्ड कई बार लोग सोचते हैं एक नेगेटिव वर्ड है, पर ऐसा नहीं है. फेमिनिज्म इज नॉट अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट. सी एक्चुअली फेमिनिस्ट वो हर कोई, एक मेल भी हो सकता है फेमिनिस्ट. तो बेसिकली फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, जहां पे आप स्टेटस ऑफ विमेन को इम्प्रूव करने की बात करते हो, कि जो कोई इक्वालिटी ऑफ विमेन में बिलीव करता है, ये मानता है कि उन्हें बराबरी का मौका मिलना चाहिए इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, चाहे वो सोशल स्फीयर हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल. तो हर एक एरिया में जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं दोनों जेंडर्स के बीच में, तो वो क्या है, एक बेसिक आइडियोलॉजी है फेमिनिस्ट मूवमेंट की. तो ऐसे व्यक्ति को हम फेमिनिस्ट बोलते हैं. और फेमिनिज्म, एज आई सेड अर्लियर, कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, और एक मेल को भी फेमिनिस्ट कहा जा सकता है अगर ही बिलीव्स इन द इक्वालिटी और पैरिटी ऑफ द टू जेंडर्स. हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एंड दिस इज रिगार्डिंग विमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. सो मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो विमेन, हमारे कंट्री में विमेन का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है, वर्ल्ड एवरेज से भी कम है. अभी मैं आपको डेटा दिखाऊंगी. तो हमने ये सी विमेन का जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर है तो दैट स्ट्रेंथन्स यू, दैट एम्पावर्स यू. सो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन पॉलिटिक्स में आए और उनको इक्वल मौका मिले. हमारे यहाँ भी कंट्री में इट्स अराउंड 15% एट द सेंट्रल लेवल. अगर हम देखें कि जो परसेंटेज है ऑफ इलेक्टेड विमेन इन आर लोकसभा, राइट, तो वहाँ पे केवल 15% है, एंड ये भी बेटर है एज कंपेयर टू द स्टेट असेंबलीज. स्टेट असेंबलीज में जो सी एज पर द बुक इट इज लेस देन 5%, बट द लेटेस्ट फिगर इज अराउंड से 9%, राइट. तो अभी भी पर बुक में 5% ही है,
तो अभी जो पार्टिसिपेशन स्टेट असेंबलीज में है वो काफी कम है। अब यहाँ पे इस ग्राफ में, आपको बार ग्राफ में देखो वर्ल्ड एवरेज दिखाया गया है। वर्ल्ड एवरेज किस चीज का दिखाया गया है? विमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ वर्ल्ड एवरेज में दिखा रही है कि 24 क्या, दैट आउट ऑफ every 100 people, like 24 means out of 100 members in national parliaments 24 are women, right? जबकि इंडिया में अगर हम देखें तो इट इज जस्ट 11.8। ये डेटा थोड़ा पुराना है, दिस इज ऑफ 2018। ये आपकी बुक में भी 2018 का ही डेटा दिया हुआ है। तो 2018 के डेटा के अनुसार हमारे यहाँ रफली 100 में से केवल 12 विमेन, अगर हम नेशनल पार्लियामेंट की बात करते हैं तो 100 मेंबर्स में से केवल 12 आर विमेन, जबकि वर्ल्ड एवरेज क्या है कि 100 में से 24 आर विमेन। And this percentage of women in national parliaments is highest in the Nordic countries. ये Nordic countries क्या है? Scandinavian countries है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। तो वहाँ पे इनका जो परसेंटेज है दैट इज रफली से 42.3%, राइट। सो यहाँ पे बेस्ट जो पार्टिसिपेशन है, बेस्ट परसेंटेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, वो कहाँ पर है? नॉर्डिक कंट्रीज में है। ना सी, हमारे यहाँ भी कुछ स्टेप्स अभी रिसेंट पास्ट में लिए गए हैं टू इम्प्रूव द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। तो पहला स्टेप क्या है? वी ऑल नो दैट देयर इज 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज जैसे रूरल एरियाज में पंचायती राज सिस्टम के जो भी है, चाहे वो हमने बोला ग्राम पंचायत है या हमने बोला ब्लॉक समिति है या जिला परिषद है, तो वहां पे क्या है? 33% रिजर्वेशन है विमेन के लिए। सिमिलरली अर्बन लोकल बॉडीज में भी जैसे म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह हैं तो विमेन का रिजर्वेशन है 33%। ना उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2023 में there was an amendment, 106th amendment, जिसके अनुसार 1/3 सीट्स जो भी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं विमेन के लिए, राइट। तो बहुत टाइम से ये बिल पेंडिंग था, 2023 में पास हो गया है। ये क्या है? ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। कितना प्रोवाइड करता है? 1/3 ऑफ ऑल द सीट्स। किसको? विमेन को। कहाँ? लोकसभा में। उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, इंक्लूडिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, राइट। सो हमने एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, हाउ डू डिसएडवांटेज ग्रुप्स बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीजन बिकम्स अ पॉलिटिकल इशू। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, जब हम ये सोशल डिवीजन है कि जैसे हमने बोला मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में जो गैप है वो सोशल डिवीजन है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं अपर कास्ट लोअर कास्ट, वो क्या है? एक सोशल डिवीजन है। तो इस सोशल डिवीजन को जब हम पॉलिटिक्स में एक मुद्दा बनाते हैं तो इसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो ये डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, चाहे वो हम विमेन की बात करें या हम लोअर कास्ट पीपल की बात करें, तो डिसएडवांटेज ग्रुप्स को क्या बेनिफिट होता है जब हम उनके जो ये वाली बात है, डिवीजन की बात है, उसको हम पॉलिटिक्स में लेके आते हैं। तो फायदा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब ये पॉलिटिकल इशू बन जाता है तो गवर्नमेंट उस मुद्दे पर रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि देखिए, अगर किनारे मुद्दा पड़ा है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा, तो किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब ये डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं तो ये जब अपनी बात आगे रखते हैं और सारे पार्टीज वगैरह इस मुद्दे को उठाते हैं, तो गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाती है कि इस बात को वो ध्यान रखे और जो भी वो डिमांड्स रख रहे हैं उनको वो सुने और उसके आगे चलकर उस पर स्टेप्स ले, राइट। सो इस तरह से जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं उनको भी हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, ये पावर शेयरिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जब पॉलिटिक्स में ये बात आ जाती है तो उनके मौके भी बढ़ जाते हैं और उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पावर में अपना हिस्सा जो है वो एंजॉय करें। पावर शेयरिंग में जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिसएडवांटेज ग्रुप्स की बात करी थी, तो उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कि पॉलिटिक्स में जब डिसएडवांटेज ग्रुप्स की बात होती है तो उसका एक पॉजिटिव
इम्पैक्ट ये है कि उनकी बात को सुना जाता है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है, प्रॉपर लीगल मेजर्स लिए जाते हैं उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, और उन्हें भी पावर शेयर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड इससे क्या होता है, विमेन की कंडीशन है, एससीज एसटीज ओबीसीज की कंडीशन है, इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो रिलेटेड टू रिलीजन है। राइट, सो जब हम रिलीजन और कम्युनलिज्म की बात करते हैं, और स्पेशली कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स क्या है, तो सबसे पहले तो देखो, आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि रिलीजन अपने आप में एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। कोई भी रिलीजन बुरा नहीं होता। एक्चुअली प्रॉब्लम तब आती है जब हम उसे कम्युनल एंगल दे देते हैं। तो कम्युनल क्या होता है अभी मैं समझाऊंगी, और अक्सर ये बच्चे ना कंफ्यूज करते हैं कि कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म के बीच में। सो प्लीज रिमेंबर, ये बिल्कुल ही अलग टर्म्स हैं। कम्युनिज्म जो आपने क्लास 9th में रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गवर्नमेंट ओनरशिप वगैरह, वो कम्युनिज्म था। यहां पे जिसकी बात हो रही है वो है कम्युनलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांप्रदायिकता। ये साम्यवाद है, ये सांप्रदायिकता है। अब सांप्रदायिकता क्या होती है? सी, जैसे मैंने आपको बोला कि रिलीजन पॉजिटिव है, लेकिन कम्युनलिज्म नेगेटिव है। तो कम्युनलिज्म वो होता है जब हम रिलीजन के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करते हैं, जब रिलीजन के बेसिस पे लोगों में आपस में डिफरेंसेस हो जाते हैं, और डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले ये बिलीव करने लगते हैं कि उनका रिलीजन जो है वो बाकी रिलीजन से बेटर है, और डिफरेंट लोगों जो अलग अलग रिलीजन के फॉलोअर्स हैं उनके इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकते। तो ये जो नेगेटिव टेंडेंसी आती है वो है कम्युनलिज्म। अब पहले हम चलते हैं रिलीजन के पॉलिटिक्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पे। सी, रिलीजन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन पॉलिटिक्स। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि गांधी जी ने कहा था। अब ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है ये कि what did he mean when he said that religion can, what did Gandhi ji mean when he said that religion can never be separated from politics? तो ऐसा जब गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था तो उनका मतलब क्या था? उनका कहने का जो मतलब था वो ये कि रिलीजन से यहाँ पे मतलब है सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज, कि जिस पर्सपेक्टिव में गांधी जी ने इस वर्ड को यूज किया है रिलीजन को, तो उसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था। उसका मतलब था कि रिलीजन में निहित जो मॉरल वैल्यूज है, बिकॉज बेसिकली देखा जाए तो कोई रिलीजन ऐसे झगड़ना फसाद करना नहीं सिखाता, तो उनकी बात थी मॉरल वैल्यूज पे डिपेंडेंट, राइट। तो ये उनका मानना था कि अगर हम पॉलिटिक्स को वैल्यूज से अलग कर देंगे तो इट कैन बी डेंजरस। इसलिए जरूरी है कि पॉलिटिक्स में मॉरल वैल्यूज हों, और वो मॉरल वैल्यूज रिलीजन से आती हैं, उनका ये मानना था, राइट। फिर दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं फैमिली लॉज का, राइट। तो अगर हम इसको रिलीजन में, एक रिलीजन को पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं, तो कई बार इसके पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं। पॉजिटिव आउटकम जैसे अक्सर देखा गया है कि हमारे जो फैमिली लॉज है, किसी भी रिलीजन के फैमिली लॉज हो, तो वो ज्यादातर बायस्ड होते हैं मेल्स के फेवर में। तो अभी रिसेंटली एक डिसीजन हुआ था जो बैन ऑन ट्रिपल तलाक, राइट। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था जहां पे हमने विमेन की लाइफ को इम्प्रूव किया, राइट। तो सिमिलरली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और है रिलीजन का पॉलिटिक्स में, कि लोगों को जो मौका मिलना चाहिए किस चीज का, अपने व्यूज को खुल करके कहने का, कि अगर कोई उनको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो दे शुड बी अलाउड टू फ्रीली वॉइस देयर ओपिनियन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप फ्री उनको एक वो नहीं दे रहे हो, फ्रीडम नहीं दे रहे हो अपने बात को खुलकर रखने का, तो एक डिवाइसिव टेंडेंसी, कई बार ऐसा होता है कि इससे विद्रोह पनपता है। फिर उसके अलावा हमने एक फोर्थ पॉइंट यहाँ कंसिडर किया है कि जो एक्सप्रेशन है पॉलिटिक्स में जरूरी है, ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर भी ऑपरेशन या सेपरेशन ऑफ वीकर ग्रुप्स को रोक सके। जैसे हमने देखा कास्ट सिस्टम,
तो कई बार ऐसा होता है कि जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे हमने बोला दलित्स का एक्सप्लॉइटेशन, राइट। तो जब इस बात को खुलकर कहा जाता है तो हम वहां पे दलित्स की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं, तो लोगों का ध्यान जाता है कि अच्छा एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो वो चेक हो जाता है। अब ये तो था पॉजिटिव इम्पैक्ट, लेकिन क्या है कि रिलीजन का ना पॉलिटिक्स में नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। और नेगेटिव इम्पैक्ट कब होता है? जब हम ये मानने लगते हैं कि रिलीजन अलोन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, कि हम हर चीज का मुद्दा रिलीजन को बना देते हैं, कि रिलीजन एक एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का। लेकिन जब हम ये मानने लगते हैं कि रिलीजन ही सबसे बड़ा आधार है सोसाइटी का, ठीक है, कि अलग अलग रिलीजन को मानने वाले एक हो ही नहीं सकते, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है रिलीजन का पॉलिटिक्स में। और ये जो ये इट गिव्स बर्थ टू कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, जब लोग रिलीजन के आधार पर बंटने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आ भी सकता है कि what all forms can communalism take in politics, right? So communalism can take various forms in politics, कि ये अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होता है, और ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। Religion in itself is not negative, but when it becomes communalism, right? तो when it when it a communal angle, जब उसको हम एक communal आधार देते हैं तो वो एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में अलग अलग तरीकों से हमें दिखता है। पहला है रिलीजियस प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स। अब इसका मतलब क्या है? सी, रिलीजियस प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स का मतलब है कि जब हम ना एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, एक दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स के लिए एक इमेज बना लेते हैं कि सारे ऐसे ही होते हैं, तो वो क्या है? एक प्रेजुडिस है कि आपने बिना किसी से मिले जुले पहले से ही प्री कंसीव नोशन बना लिया कि ऐसे ही है, और आपने सारों के को एक इमेज में फिट कर दिया, तो वो स्टीरियोटाइप्स हो गया। जैसे मैंने विमेन के लिए बोला था, सिमिलरली यहाँ पे क्या है? रिलीजन के बेसिस पे आपने कि एक पर्टिकुलर रिलीजन है कि उसमें आपने बोला कि एक इमेज फिक्स कर दी कि ओके सारे फॉलोअर्स ऑफ दैट रिलीजन आर लाइक दिस, तो वो क्या है? एक कम्युनल एस्पेक्ट है, राइट। सो सेकेंड एस्पेक्ट जो कम्युनलिज्म में एक्सप्रेस होता है पॉलिटिक्स में, तो उसमें क्या होता है कि हम अक्सर कोशिश होती है अलग अलग रिलीजन के फॉलोअर्स की कि हम पॉलिटिक्स में डोमिनेट करें, राइट। ये रहता है कि हमारा जो ग्रुप है वो पॉलिटिक्स में, या हमारे रिलीजन के जो लीडर्स हैं, राइट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके हाथ में पावर आए और हम दूसरे पर डोमिनेट करें। तो ये एक गलत एंगल है, बिकॉज मेजॉरिटी रूल है, पर मेजॉरिटी रूल हमारे यहाँ रिलीजन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है, जो डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं उन पे बेस्ड होना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो रिलीजन के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हों, वो ज़्यादा नंबर में हों, ज़्यादा पावरफुल हों। देन तीसरा हमने देखा अक्सर पॉलिटिक्स में रिलीजियस लाइंस पे वोट की अपील की जाती है, कि लोगों से जो पॉलिटिकल नेता वगैरह है वो अपील करते हैं धर्म के आधार पर, जो कि गलत है। तो हमें धर्म के आधार पर नहीं, कि हमें क्या काम करना है, डेवलपमेंट कौन करा सकता है, कौन करवा रहा है, तो हमें वो देखना चाहिए कि कौन हमारे कंट्री के लिए कौन सी पार्टी, कौन सा नेता हमको एक साथ रख सकता है, हमारे देश को डेवलप कर सकता है। तो वो हमारा ग्राउंड होना चाहिए वोट करने का, रादर देन द रिलीजियस एस्पेक्ट। फिर हमने ये भी देखा था कि कई बार क्या होता है पॉलिटिक्स में, जब ये एंगल आ जाता है रिलीजन का, तो लोग भड़काते हैं, कुछ लोगों का काम सिर्फ भड़काने का होता है। और ये हमने देखा था पार्टीशन के टाइम में, वर्स्ट ऑफ कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे, जब लोग रिलीजन के नाम पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और इसका वर्स्ट एग्जाम्पल था 1947 का पार्टीशन, जब इंडिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हम रिलीजन से रिलेटेड लास्ट सब टॉपिक पे आते हैं, सेक्युलर स्टेट। ना इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। अब सेक्युलर स्टेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? फर्स्ट थिंग, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, कि हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम क्या करते हैं, सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं।
तो कोई ऑफिशियल नहीं है, रिलीजन नहीं है। उसके अलावा हमें कोई भी रिलीजन को फॉलो करने की आज़ादी है। सी इक्वालिटी तो है ही, साथ में हम फ्री होके कोई भी रिलीजन, अपना जो रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमें फ्रीडम है कि अपने रिलीजन को हम किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किस तरह से फॉलो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, कितने बार करते हैं, तो दैट इज योर, मूर्ति पूजा करते हैं या निराकार ब्रह्म को मानते हैं, तो वो भी आपको चॉइस है। और दूसरी बात है, आपको अपने धर्म को प्रोपगेट करने की भी आज़ादी है कि आप अपने रिलीजन के बारे में दूसरों को बता सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं उसकी आइडियोलॉजी को। फिर दूसरी बात, अभी मैंने पहले बोला था कि हमारे यहाँ धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाता है ना। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए हमारे यहाँ लेकिन स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट नहीं है अमेरिका की तरह। जैसे अमेरिका में कभी भी स्टेट जो है वो इंटरवीन नहीं करता रिलीजन में, तो हमारे यहाँ भी नॉर्मली जो स्टेट है वो रिलीजन में इंटरवीन या इंटरफियर नहीं करता है। लेकिन अगर रिलीजन के नाम पर कोई गलत प्रैक्टिस फॉलो करी जा रही है तो उस केस में स्टेट इंटरवीन कर सकता है ताकि उस सोशल ईवल को रोका जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है उसमें, तो उस केस में दैट इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर कास्ट पीपल। सो आर्टिकल 17 हैज बैन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो उस केस में स्टेट ने इंटरवीन किया। क्यों? कब करता है? तभी करता है जब कोई धर्म के आधार पर आप सोशल ईवल प्रैक्टिस कर रहे हो, अदरवाइज इट डजंट। तो हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लोगों को पूरी आज़ादी है, हम अपने रिलीजन को अपनी तरह से फॉलो कर सकते हैं और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता किसी के अगेंस्ट रिलीजियस ग्राउंड्स पे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। फाइन। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इस लेसन का थर्ड एस्पेक्ट, जो कि है कास्ट इन पॉलिटिक्स and politics and caste. So that's it for now. Thank you.